जय भीम। जय भीम। किसकी आवाज अच्छी है, इस माइक की या इस वाले की, बताइए। ये ठीक है। मैं आपसे कुछ अनुरोध करूं अपनी बात रखने से पहले। अगर आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बैठ जाओ, वरना एलआईयू और आईबी के लोग रिपोर्ट भेजेंगे कि भीड़ तो बहुत थी लेकिन अनुशासित नहीं थी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बैठ जाओ। 1 मिनट का समय आप लोगों को, अगर बैठ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी बैठ जाओ, मीडिया के साथियों खड़ा रहे तो बस। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बैठ जाओगे हमारी बात मान के, तो हमारा विश्वास और 4 गुना बढ़ जाएगा आपके प्रति। ये साथी मीडिया के साथियों को छोड़ के बाकी इधर हट जाए, तुम्हारे वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इधर हो जाओ, इधर वहां से हट जाओ सब लोग, बैठो नीचे। बस मीडिया के साथी रहेंगे, उनको परेशान मत करो। जब तक आप बैठेंगे नहीं तो मजबूरी में हम बोलेंगे नहीं, बताओ क्या करें। हम अपनी बात कर लिए और आप अपनी पे। इसको ऊपर बुला लो, इसने कपड़े नहीं पहने, इसको ऊपर बुलाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भाई बैठो सब। ना ना भैया भैया प्लीज चलिए बैठो, अध्यक्ष जी बैठो। वहीं बैठिए। भैया भैया आ जाओ। चलिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बिलारी और मुरादाबाद की जनता का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं यहां पहुंचे हर एक उस शख्स का, हमारी बहनों का, माओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, युवा साथियों का, जिन लोगों ने अपना तन मन धन लगा के इतना अच्छा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो है बिलारी की धरती पे कराया। उनके साथ साथ
यहां जो आयोजक कमेटी है, सिकंदर बोध जी, कपिल आजाद जी, विनीत कुमार जी, विजय कुमार पुष्कर जी, प्रभास सिंघम जी और राम निवास जी, और इनके साथ जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जब मैं घर से चला था तो मैं सोच रहा था कि मौसम इतना बिगड़ा हुआ है, ऐसा ना हो मुरादाबाद के लोग घर वापस चले जाएं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आपकी संख्या भी बढ़ती गई, और जब मैं यहां पहुंचा तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आंधी तूफान आपका रास्ता नहीं रोक सकती अगर आपने कोई चीज तय कर ली है तो बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए परम पूजनीय महामानव तथागत बुद्ध संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और इस आजाद भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श माननीय साहब श्री काशीराम जी को नमन करते हुए आज की ऐतिहासिक सभा और आपकी ये संख्या ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश की हवा बदल रही है। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज अब अंग्रेजी ले रहा है और वो गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए तैयार है। मैं लंबे समय से पूरे भारत के भ्रमण पे हूं और जहां भी अन्याय अत्याचार होता है वहां जा जाके मैं प्रयास करता हूं कि उस परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश के साथियों को जिम्मेदारी दी थी कि मार्च नवंबर तक आप अपने संगठन का निर्माण कर लो। अपना संगठन बूथ, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, संभाग और प्रदेश का मजबूत कर लो। जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तब उसके बाद उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे और जिस दिन हम लोग रोड पे उतरेंगे उस दिन ये सोई भी गूंगी बहरी सरकार जाग जाएगी और जो अन्याय अत्याचार कमजोर वर्ग के लोगों को, जो अन्याय अत्याचार SC, ST, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं के प्रदेश में हो रहा है, उन एक एक अन्य अत्याचार का हिसाब इस गूंगी बहरी सरकार से हम लोग मांगने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि महासितंबर खत्म होने से पहले आप लोगों ने कमर कस ली है और मुरादाबाद की सरजमी ऐलान कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब चेत जाए, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार अब समझ जाए। अगर आज उनकी सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जो है चक्का जाप करने का काम करेगी। यही ऐलान करने के लिए आज एक जनसमूह यहां उपस्थित है। साथियों, आपकी संख्या ही उत्तर प्रदेश में, भारत में बहुत है और जहां तक मैं समझता हूं महापुरुषों ने जब अपने जीवन का अमूल्य समय आंदोलन में दिया तो उनकी इच्छा शक्ति थी कि जिस दिन हमारे लोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, अपने बुनियादी अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे, अपनी वोट की वैल्यू को समझेंगे, उस दिन प्रदेश में और देश में शोषित वर्ग के लोगों का राज आएगा। आज इस डबल इंजन की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी कमजोर वर्ग के लोग और ज्यादा कमजोर हुए, उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा है। अगर मैं बात करूं
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि वो मेरी इस बात पर गौर करें। हम लोग शिक्षित भी हुए, संगठित भी हुए, लेकिन हमें संघर्ष इसलिए करना था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संघर्ष करो, तो उनका इशारा यह था कि सत्ता के लिए संघर्ष करो, इस देश की राज व्यवस्था पर काबिज होने के लिए संघर्ष करो। उनका इशारा यह था कि पॉलिटिक्स के मास्टर की राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष करो। और हम लोग संघर्ष करते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। मैं मानता हूं जिनकी सरकार होती है उनके समुदाय को रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई कभी नहीं लड़नी पड़ती। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट इशारा करके गए कि राजनीति में भागीदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं ये मानता हूं कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा तो है, लेकिन उनको उनके आदर्शों पर चलने का कार्य जो है लंबे समय से हम लोग रोके हुए हैं। अब हम पिछले कुछ साल से अपने महापुरुषों को पूज रहे हैं। हम अपने महापुरुषों की स्टैचू लगाते हैं, उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनके पैर छूते हैं और पैर छू के उनके आगे ये बात कहते हैं कि बाबा साहब हमारी जिंदगी में बदलाव कर देना, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन ला देना। मगर मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत है जो कह के गए कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने इशारा किया कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। आपको किताबों को पढ़ना चाहिए और इस देश की राज सत्ता कैसे लेना, कैसे हासिल करना है, इसको सोचना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग कमजोर हुए, और जब हम लोग कमजोर हुए तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बैठती है कि अपनी कमजोरी को दूर करें। पिछले कुछ समय से हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में भी कमजोर हुए, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बैठती है कि उन कमजोरियों को ध्यान रखते हुए उन पर काम करते हम लोग ताकतवर बने। आज आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, लेकिन उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा। एक दिन अगर आप रैली या सभा करोगे तो आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। जब आप 365 दिन सत्ता के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, तन मन धन से जुड़ जाओगे, तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी। और जिस दिन सत्ता आपके हाथ में आएगी तब कोई आपके साथ अन्य अत्याचार नहीं करेगा, तब कोई जो है आपकी जमीन नहीं दबाएगा, तब कोई जो है आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करेगा। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब जाके आपने मुझे सुनने का मन बनाया। मैं जब देख रहा हूं तो मेरे चारों तरफ, चाहे आगे हो या पीछे, दाएं हो या बाएं, दीवार पे हो या कुर्सियों पे या मकानों पे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। जितने जिम्मेदार लोग मंच पे हैं उतने ही जिम्मेदार लोग सामने भी बैठे हैं। बैठ जाओ, चलो बैठो, सुनो तुम लोग भी, होगी नेतागिरी, चलो बंद करो। जो लोग मंच पे हैं वो बहुत जिम्मेदार है, लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदार वो है जो पिछले 5-6 घंटे में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपनी कुर्सी को कब्जा के रखा। मैं इनको भी यही बता रहा हूं कि लड़ाई कुर्सी की है। जिसके पास कुर्सी होगी उसका हाथ ऐसे होगा, और जिसके पास कुर्सी नहीं होगी उसका हाथ ऐसे होगा। आप ये तय करें मानसिक गुलामी को छोड़ के कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए देश में या ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे होना चाहिए तो उसके लिए आपको काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, और जो नालायकी हमारे अंदर है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। वो नालायकी तब खत्म होगी जब हम 365 दिन अपने राज सत्ता कैसे हमारे हाथ में आए, इस पे हम लोग काम करेंगे। इतना अच्छा प्रोग्राम सजा है। आज बारिश भी आपकी परीक्षा ले रही है। लोगों के लिए
भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे जाते हैं, खाना बांटा जाता है, गाड़ियां तेल के साधन दिए जाते हैं। लेकिन आपका प्यार इतना है कि आप अपने साधन पे और बैठने की जगह नहीं है। मैं खुद चल के आओ, पूरे ग्राउंड में पानी भरा हूं, मैं कल से देख रहा हूं। मुरादाबाद ने जो सम्मान दिया है उसको मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भूलूंगा नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की, अब जिम्मेदारी हम लोगों की। कुछ नौजवान साथी जो ज्यादा उत्सुक हैं, उनकी उत्सुकता की वजह से जो माए बहनें यहां बैठी हैं, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, वो भी बेचारे ये सोच रहे हैं कि हम भी अपने भाई को देख लें। इसीलिए मैंने सिकंदर बोध जी से कहा कि भाई आप मुझे बुलवा दो, क्योंकि मेरे घर से लोग बैठेंगे। अभी तो ये किसी और की नहीं मानते हैं, अभी तो ये सिर्फ मेरी मानते हैं। तो आप बैठ गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपको मुझे वो बात बतानी है जिससे बैठने के बाद और जिसे सुनने के बाद आपको जिस काम को करना है, जिससे परिवर्तन होगा। जैसे आप यहां बैठे हैं, इसको अनुशासन कहते हैं, और जिसके लिए खड़े होने को मैं आपको कह रहा हूं उसको शासन कहते हैं, सत्ता कहते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत जिनके पास होता है उनका राज होता है, वोट जिनके पास होता है उनका राज होता है। और वो जिस देश के कमजोर तबके के पास, इस देश के बहुजन समाज के पास, और हमारे महापुरुषों ने सारे में बात कही कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमने इस बात को सुना भी, लेकिन हमने उतनी देर सुना जितनी देर महापुरुषों ने किया या महापुरुषों ने कहा। महापुरुषों के जाने के बाद हम उनकी बात को भूल जाते हैं, फिर हम नारे लगाते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। और मैं ये कह रहा हूं, किसी एक के संघर्ष से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। यहां बैठे हर एक शख्स को संघर्ष करना पड़ेगा और गांव-गांव जाकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। जाति व्यवस्था के आधार पर तोड़े गए लोगों को भाईचारा स्थापित करके जोड़ना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी तरक्की के रास्ते इस देश का शासक वर्ग बनकर ही खुलेंगे। इस देश में गुलाम बनने के बाद, गुलाम बने रहने के बाद आप इस देश में मोहताज बने रहेंगे, उससे आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। नौजवान साथियों, आज हालत यह है, निजीकरण करके सारे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। आज हालत यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हालत यह है कि महंगाई बढ़ रही है। आज हालत यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ रहा है। आज हालत यह है कि अन्याय अत्याचार होता है तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थानों के बाहर धरने देने पड़ते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जब जिस दिन हम लोग अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे उस दिन ना अन्याय अत्याचार होगा और ना ही देश बर्बाद होगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि हम प्रथम और उनके भारतीय हैं और हमें अपने भारत के सम्मान के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि अब हम सड़कों पे संघर्ष करने के लिए तो निकल चुके हैं, लेकिन जिस संघर्ष के बदौलत सत्ता हमारे हाथ में आएगी, यानी कि संगठन निर्माण, और निकम्मी सरकार ने जो छूटे जो है वादे और दावे किए हैं उनको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे और लगभग 16 करोड़ रोजगार इस देश से खत्म कर, और उन चीजों का मीडिया प्रचार प्रसार करती है, लेकिन वो मीडिया का
प्रधानमंत्री से नहीं पूछती कि आपका पूंजीपति मित्र दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया, उस चीते को जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था खिला रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछते कि जो काला धन आपने कहा था आएगा, वो कब आएगा? आज भी लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछता मीडिया कि वो आपके प्रधानमंत्री आवास कहां गए। कभी प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछते आप जो मेक इन इंडिया की बात करते थे और आज इंडिया जो है बेरोजगारी में इतने बड़े नंबर पर जा रहा है, इसका जवाब कब दोगे? जब जिस देश का मीडिया विकास हो जाए उस देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र है। आज का विद्रोह, आपका विद्रोह इसी बात में है कि जब आपको मौका मिले वोट देने का, तब आप ऐसी गहरी सरकारों को वोट से जवाब देके इनको सत्ता से बेदखल करने का काम कर दो, तो ना निकम्मी सरकारें रहेंगी और ना ही हमारे देश को, प्रदेश को ये दिन देखने पड़ेंगे। आज हालत बद से बदतर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अगर पूरे देश को किसी में उम्मीद है कि वो निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। बाकी सब लोग घुटने टेक चुके हैं, कोई सीबीआई की वजह से, कोई ईडी की वजह से, कोई इनकम टैक्स की वजह से, कोई मुकदमों की वजह से। अगर कोई संगठन है, कोई दल है जो ना देश से डरता, ना मुकदमों से डरता, ना ही लाठों से डरता, तो मुझे डर है कि मैं उस संगठन का कार्यकर्ता हूं, भीम आर्मी का, जो सरकार को ईद का जवाब पत्थर से देती। लेकिन यही मेरा सवाल ये भी बन जाता है कि आप लोग ईद का जवाब तो पत्थर से देते, लेकिन ये बताओ, जब तक इस देश की, इस प्रदेश की सत्ता में आप लोग काबिज नहीं होंगे, अपने लोगों को रोजगार कैसे दोगे? ये जो सारा निजीकरण करके सरकारी सिस्टम बेचा जा रहा है, उसको कैसे बहाल करोगे? जहां सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, नौजवान बेरोजगार है और सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, तो लोगों की जिंदगी में रोशनी कहां से आए? जहां पूंजीपतियों को थोड़े थोड़े दामों पे जमीनें बांटी जा रही है, वहां आप पे रहने के लिए जमीन नहीं है। इसका जवाब आप कहां से दोगे? जब आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी कि जब भारतीय संविधान को खत्म किया जा रहा था, तब आप लोग क्या करेंगे? इसका जवाब आप कहां से दोगे? ये पूछने के लिए मैं आज मुरादाबाद में आया। आखिरी उम्मीद आपको, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता। और जिस समाज का युवा जीते जी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 66 बच्चे कुर्बान किए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हम सब लोगों की है या नहीं है? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, है या नहीं है? इस जोश को होश के साथ काम में लाओ। अगर जोश गलत दिशा में जाएगा तो परले आएगी, अगर सही दिशा में जाएगा तो सत्ता आएगी। और जब सत्ता आएगी तभी आपके हाथ में वो ताकत होगी कि आप अपने लोगों के लिए कानून बना के अधिकार दिलाने का काम कर सकते हो। मैंने ये कहा अभी मध्य प्रदेश की धरती पे कि जिस समय हमें अवसर मिलेगा, जितना निजीकरण किया गया उन सारे विभागों को सबका सरकारीकरण करने का काम हम लोग करेंगे। और जितने पूंजीपति मित्रों को फ्री में जमीन अलॉट की गई है, वो सारी जमीन हम लोग गरीबों में बांटने का काम करेंगे, पट्टे बना बना के। जब मैंने घोषणा की, सरकार के लोग ये कह रहे थे मध्य प्रदेश के कि यहां तो बीजेपी की सरकार है, यहां तो चंद्रशेखर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वहां की जनता ने इतनी बड़ी सभा करके जवाब दिया कि एक जिले से हम 4-5 लाख लोग इकट्ठे होकर ऐलान करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार ना कांग्रेस ना बीजेपी, आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी।
आप उम्मीद कीजिए कि सुबह सभा 12 बजे 1 बजे की हो और रात के 9 बजे कोई शख्स पहुंचे और 9 बजे भी लोग ऐसे बैठे हो, उनके प्यार का जो उनका कर्ज है उसको कैसे चुकाया जाए। 9 बजे यही हालात थे। अब आप मेरी इस बात पे गौर करें। आपको याद है जालौर में क्या हुआ, मटकी छूने पे क्या हुआ, आपको पता लगा? मटकी छूने पे आपके बच्चे की हत्या की गई, आपको पता लगा? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ 2 बच्चियों के साथ, क्या आपको पता लगा? यहां उत्तर प्रदेश में हर जिले और हर कस्बे में, हर गांव में जो हो रहा है, क्या आपको पता नहीं लग रहा है? आज मैं ये महसूस करता हूं प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो बड़ी कम है। मुझे लगता है कि यहां के प्रशासन से उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की सभा के बाद प्रशासन को भी ये पता लगा रहेगा कि राजनीतिक सभा में व्यवस्था कैसे की जाती है। 10-20 लोग खड़े हैं बेचारे, बताओ, इनको नहीं पता कि रेडियो की व्यवस्था कैसे की जाती है। आपसे ज्यादा काम तो हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं। अगर आप यहां मजबूती से काम करते तो व्यवस्था होती। क्या सुरक्षा व्यवस्था है आपकी, बताइए, कौन देगा जवाब? ये जो सरकार के इशारे पर आप लोग ये कर रहे हैं, सरकार बदल जाएगी, मेरी बात को याद रखना आप लोग। आपका नौकरी उसी करनी है, अपने कप्तान से भी कहना और कमिश्नर से भी कि चंद्रशेखर आजाद कह के गए हैं ये जो व्यवस्था, मेरे लोग बैठे हुए, आपके बताओ कितने लोग व्यवस्था करने में, आप बताओ। आपके पास ये भी व्यवस्था नहीं थी कि आप मुझे सब कुछ मार यहां ले आओ। ये तो इनकी मोहब्बत है, फिर किसी की हिम्मत नहीं मेरे से बाहर उठा ले। ये जो काम मेरे वॉलंटियर कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि तनख्वाह आप लोग लेते हो और वो तनख्वाह हमारे देश की होती है, ये आपकी जिम्मेदारी। मैं अपने लोगों से भी ये कहूंगा कि सीख लो, आप अपना काम किया करो, प्रशासन को, पुलिस को अपना काम करने दिया करो। ये वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, व्यवस्था पुलिस की है, आप राजनीतिक दल हो, आप आराम से खुद से बैठा करो, इनको सुरक्षा करने दिया करो। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझो। ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूं, ये भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आपकी तरक्की के लिए काम कर रहा हूं, ये अपनी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं भाई। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, जानबूझ के किसी की सभा को खराब करने का काम मत किया करो। आज जो व्यवस्था हुई है, देखिए, वो उसके जिम्मेदार आप लोग, सब लोग। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। यहां हमारे साथियों ने बताया कि बुनकर समाज के लोग यहां बड़े पैमाने पर रहते हैं, वो यहां रोजगार करते हैं और उनका उद्योग लगभग नष्ट हो चुका है। तो मैं उनसे कहूंगा, भाई नष्ट तो हो ही जाएगा। यहां जो सरकार है वो तो चाहती है कि आपसे नागरिकता भी छीन जाए, आपसे वोट का अधिकार भी छीन जाए, तो वो आपको रोजगार कहां से देगी। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं और अपने लोगों से भी कह रहा हूं, सोचो, आपके हाथ में सत्ता की चाबी होती तो क्या आपको रोजगार के लिए किसी दरवाजे पर खड़े होना पड़ता? बताओ ईमानदारी से। सरकार दूसरे लोगों की है, वो आपको रोजगार क्यों देंगे भाई, बताओ। वो तो चाहेंगे कि रोजगार में किस तरह से भ्रष्टाचार करके जो बच्चे आपके लग रहे दलित पिछड़ों के, उनको भी रोक दिया जाए। आपने देखा नहीं 68,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? 20,000 पद जो है दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के खा गई है सरकार निगम में, और सरकार ने कहा हम नियुक्तियां देंगे, आज तक नहीं दी, क्योंकि विपक्ष की हिम्मत नहीं कि वो सरकार से आंख में जाके बात करे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक विधायक भी सदन में होता तो मुख्यमंत्री को कुर्सी पर चैन से बैठने नहीं देता। अगर मेरा एक विधायक, आज जिस तरह से बहनों की किस्मतें लुट रही हैं, अभी अभी मैंने देखा जालौन की एक घटना, कल मैंने देखी मथुरा की एक घटना। ये सरकार बात करती है बहनों की, ये सरकार बात करती है महिला पढ़ाओ बहनें बचाओ की, ये सरकार बात करती है एंटी रोमियो
डेवलपमेंट की, जिस तरह से बच्चों की हत्याएं और रेप भी सरकार में हो रहा है, और इसे कोई से राज का नाम दो, ये जब बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, इन निकम्मों को तो सरकार से वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इतने निर्दयी लोग हैं, ये तो बीजेपी के लोग इतने निकम्मे और निर्दयी लोग हैं, ये तो नासों में राजनीति करते हैं, दंगे करा करा के भाईचारे को तोड़ के हिंदू मुसलमान करके ये साजिशें करके सत्ता में बैठे हुए लोग। हमें इनकी साजिशों में सावधान रहना। मैं अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा हूं, आप बताओ, ये जो पहले चीख रही चिल्ला रही हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं, ये बताओ। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो ये भी बताओ, इन जो अन्याय हो रहा है उसका हिसाब कौन लेगा? इतनी हल्के आवाज में बताओगे तो ये मुरादाबाद के लोग आराम से खड़े रहेंगे, प्रशासन के लोग, इसका हिसाब कौन लेगा बताओ। इस बार अगर किसी बहन की अस्मत पे हाथ डाले कोई, इस बार अगर यहां किसी बहन को बेइज्जत किया जाए तो यहां के डीएम और एसएसपी कार्यालय में इसी संख्या में जाना, इसी संख्या में जाना। फिर मैं देखता हूं किसी बहन की मांग कहीं से। जब आप इतनी संख्या में वहां जाके बैठोगे तब इनको एहसास होगा, तब ये नींद से जाएंगे, इनको समझ आएगी बच्ची कितनी कीमती होती है, बहनें कितनी कीमती होती है, तब इनको समझ आएगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप देखो और गौर करो, सीए क्यों आया, एनपीआर एनआरसी क्यों आया? क्योंकि सत्ता उनकी थी, वो चाहते नहीं आए। आप चाहते हैं निजीकरण रुक जाए, आप चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो जाए, आप चाहते हैं महंगाई पे लगाम लग जाए, आप चाहते हैं बिजली के दाम कम हो जाए, आप चाहते हैं कॉलोनियल सिस्टम खत्म हो जाए, आप चाहते हैं इस देश में जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो जाए। वो खत्म तब होगा जब आपके हाथ में सत्ता की चाबी हो। आप सड़कों में बैठे रहोगे तो वो लोग ये करते रहेंगे, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य आपको यहां कमजोर बना के रखना। और अगर आप सत्ता में आ जाओगे तो आप समानता की बात करोगे, तब जाके हमारे लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं और मैं देखता हूं, कोई सरकार हो और कोई स्टेट हो, इस देश के बहुजन समाज की हालात बिल्कुल एक जैसी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ना वो अपने धर्म की बात कर सकते हैं, ना वो अपने तरक्की की बात कर सकते हैं, ना ही सरकार की आलोचना कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ कुछ बोलो तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। अगर जनता सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तो पूछेगा कौन? इसलिए विपक्ष के लोग चुप हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बैठती है कि आप सवाल करना सीखें। मैं तो आपको ये बताने के लिए यहां आया हूं, आप मानते हैं कि देश के संविधान को खतरा है? मानते हैं नहीं मानते बताओ? खतरा है या नहीं है बताओ? किससे खतरा है ये भी बताओ? किससे खतरा जाए जोर से बताओ। तो उस खतरे से निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की ये भी बताओ। अगर आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करोगे और अपने लोगों को ताकतवर नहीं बनाओगे, अपने लोगों को अपने क्षेत्रों से कामयाब करके नहीं भेजोगे, जब आपकी संख्या विधानसभा में ताकतवर नहीं होगी तो आप बताओ कि भारतीय संविधान सुरक्षित कैसे रहेगा? जब आप बड़े पैमाने पर जिस तरह से आज आप यहां इकट्ठे हुए हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा राज आना चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं। धन्यवाद, बैठ जाओ। मैं यही चेक कर रहा था कि मैं तुमसे हाथ उठाने को और कहूंगा, तुम खड़े तो नहीं हो जाओगे। तो हुआ भी ऐसा ही, मैंने तुमसे हाथ उठाने कहा, तुम लोग खड़े हो गए। मैं तुमसे कहता हूं कि सत्ता के लिए संघर्ष करो,
तुम लोग सड़कों पर संघर्ष करने लग जाते हो। मैं तुमसे यही तय कर रहा हूं, मैं तुमसे कहूंगा कि चलो एक यात्रा शुरू करेंगे, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश की आबादी को पता लगना चाहिए कि आजादी के बाद उनके हिस्से में क्या है। हर माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहा है कि उसको रोजगार मिले, नौकरी मिले। और आज ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसने प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस 400% बढ़ा दी। जहां 0 फीस थी वहां 500 रुपये फीस हो गई, और जहां 500 रुपये फीस थी वहां 10,000 रुपये फीस हो गई। आप ये बताओ, ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन ये गरीब लोगों को कुचलने पे क्यों लगी हुई है? इसलिए क्योंकि इसका स्पष्ट एजेंडा है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद पूंजीपति हैं, जो चंद उद्योगपति हैं, उनके हाथ में सारा सेक्टर देके, जैसे अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से गुलाम हुए, इस देश के कमजोर तबके को दोबारा लेबर क्लास बनाने का काम ये लोग करें। कभी ये ईवीएम से वोट की चोरी करते हैं, कभी ये जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा, ये पुलिस और प्रशासन के जरिए वोट की चोरी करते हैं। मैं फिर आपसे को सावधान कर रहा हूं, जैसे मौसम खराब है उसके बचाव के लिए आपने टेंट लगाया, वैसे मुल्क के हालात खराब है, उससे बचाव के लिए अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लियो मेरे साथियों। अगर आप नहीं उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियां तो सवाल पूछेंगी, लेकिन आप भी देश में सम्मान स्वाभिमान का जीवन नहीं जी पाओगे। आप चाहते नहीं चाहते स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिले? बताओ बताओ, चाहते नहीं चाहते तो बताओ। उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बताओ। उसकी कीमत यही है कि आप इस नारे को साकार कर दो कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अगर आप इस बात को समझ के गांव-गांव जाकर आजाद समाज पार्टी का कार्य, भीम आर्मी का संघर्ष अगर आप बताने का काम करने लग जाओ, तो गांव देहात में रहने वाला हर व्यक्ति आपके संगठन, आपकी पार्टी से जुड़ने रहेगा। और जब वो आपके संगठन पार्टी से जुड़ जाएगा, तब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा। जिसका संगठन मजबूत होगा उसी की सत्ता होगी। मैं तो आपको इशारा करने के लिए आया हूं कि अब नगर पंचायत का चुनाव आ गया है। इस बार नगर पंचायत के चुनाव में हो सकता है 2022 विधानसभा में आपने मुझ पर भरोसा ना किया, आपने कहा कि हम किसी और को कुछ बनाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ अवसर चाहता हूं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार, कि आपकी परेशानियां खत्म करने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? बताओ, है या नहीं है? बताओ। क्या मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का अधिकार है या नहीं है? बताओ। मैं 16 महीने बाद इसी महीने छुटा था 2018 में। आपको लगता है कि मैं आपकी लड़ाई को कमजोर कर सकता हूं? आपको लगता है मेरे रहते आप लोग कमजोर हो सकते हो? आपको लगता है अगर हम ताकतवर हों, ये मूवमेंट आगे बढ़े, तो आप बेरोजगार रह सकते हो? आपको लगता है कि अगर हम सत्ता में हो तो किसी बहन बेटी की तरफ को यहां उठा के देख सकता हो? आपको लगता है कि ये देश कमजोर हो सकता हो जब इस देश का कमजोर तबका शासक बन जाएगा? बताइए। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं लगता है तो फिर देर किस बात की? क्या आप लोग नगर पंचायत चुनाव में मुझे ताकत देके यहां से भेजोगे नहीं भेजोगे? बताओ। नहीं, ऐसे नहीं, अब खड़े होकर बताओ कि भेजोगे नहीं भेजोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, खड़े होकर भेजोगे नहीं भेजोगे? बताओ। जो इधर वाले साथी उनसे भी पूछ रहा हूं, आपने जब से लोकतंत्र बना सबको मौका दिया, आप बताओ चंद्रशेखर आजाद को मौका दोगे नहीं दोगे? बताओ। आप भी बताओ, आजाद समाज पार्टी को मौका दोगे नहीं दोगे? बताओ। ऐसा तो नहीं पैसे वालों के आगे भूल जाओगे अपने भाई को? ऐसा तो नहीं पैसे वालों के आगे अपने गरीब भाई का साथ छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं आज के बाद घर जाके सो जाओगे? धन्यवाद, फिर बैठ जाओ, अंतिम बात आपसे करेंगे। धन्यवाद। मैं ये भी बता दूं, कोई नेता आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि मैं नेता नहीं, फिर ये बात बता देता हूं,
कि मेरे सीधा बात करने से आप सत्ता में नहीं आओ। आप सत्ता में तब आओगे जब अपने आप समाज को तैयार कर लोगे, जब आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तो एक व्यक्ति हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा कि मृत्यु अंतिम सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, पूरी ईमानदार से आप न्याय पूजा बंद कर दो। जैसे मेरे लिए वो लाल इतनी बड़ी कुर्सी लगाई, ये कुर्सी से मेरा मन खुश नहीं होता है। जब मेरा समाज वहां बैठा है जमीन पे, तो मैं कुर्सी पे बैठा अच्छा नहीं लगता हूं। और इस कुर्सी से, मैं टेंट वाली कुर्सी से आपके तकदीर नहीं बदल सकता हूं, आपके जीवन में तरक्की नहीं ला सकता हूं। एक कुर्सी रखी है वहां पास कालिदास मार्ग में। जिस दिन आप अपनी मूवमेंट को ताकतवर करके उधर की तरफ को धक्का दोगे, उस दिन आप ये जान लेना कि आपकी तरक्की के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं वो उसी दिन खत्म हो जाएगी इस प्रदेश से। ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई कमजोर वर्ग के लोगों की, इस देश के सताए गए 85% बहुजन समाज के लोगों की है। हमें अपनी लड़ाई को विचारधारा के आधार पर मजबूत करना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के समय पोलराइजेशन ना कर सके, वो हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के सांप्रदायिकता करके वोट न मांग सके। हमें कमजोर वर्ग को तैयार करना पड़ेगा कि वो वोट की वैल्यू को समझे, वरना अगर उन्होंने वोट की वैल्यू को नहीं समझा तो ये बांटने वाले लोग कामयाब होते रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आज के बाद कितने लोग गांव-गांव जाके समाज को तैयार करने का काम करोगे, बताओ हाथ उठा के। नहीं, इतने लोग नहीं मानता। मैं सच बताओ, जो लोग करेंगे, झूठ मत उठाओ। ये बताओ, गुलामी का जीवन अच्छा है या आजादी का? बताओ, आजादी मिलेगी कैसे? सिर्फ सांस लेने को आजादी नहीं कहते। क्या आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप अपने परिवार को सुविधाएं दे सको? क्या सरकार ने आपको रोजगार देने की व्यवस्था की है? तो आजादी तब मिलेगी जब इस देश में आर्थिक आजादी आएगी, जब एक अमीर और एक गरीब बराबर बैठेगा और जितने अमीरों पे सुविधाएं हैं उतनी गरीबों में भी सुविधाएं होंगी, तब जाके आजादी आएगी। और वही आजादी असली आजादी होगी जिस दिन हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। मान जाओ, हमारी जिम्मेदार से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आखिरी बात सुनो, कितने ऐसे साथी हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए गांव बाजा के काम करेंगे? आखिरी बात बता दो बस। चलो ठीक है, एक बार में हाथ नीचे करो। अब जब तक प्रोग्राम खत्म हो, आप पहले उन बच्चों को सम्मानित करेंगे, उन बहनों को, तब तक आप बिल्कुल अनुशासन में बैठे रहना और विश्वास कराओ यहाँ के पुलिस और प्रशासन को कि भीम आर्मी से ज्यादा सुरक्षा का माहौल कहीं नहीं है। कोई कार्यकर्ता खड़ा ना रहे, चाहे उसको पानी के पास ही बैठना पड़े, वो बैठ जाए। आज साबित करके दिखाओ कि तुम अपने भाई की बात को कितना मानते हो। एक भी नीले पट्टे वाला खड़ा नहीं रहना चाहिए पूरी पंडाल में। अगर वो खड़ा रहा तो ये प्रशासन के लोग सोचेंगे कि ये चंद्रशेखर के लोग नहीं है। तभी मेरी ताकत का असली पता लगेगा जब आप लोग बैठ जाओगे। अभी जब तक प्रोग्राम चलेगा आप ऐसे अनुशासन में रहना। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम का, हमारे लीगल सेल की पूरी टीम का, मिशन 78 की पूरी टीम का। अब जब तक सम्मान समारोह चलेगा हमारे समाज की प्रतिभाओं का, तब तक आप अनुशासन में बैठे रहना। और ये देख रहे हो सूर्य, देखो तुम्हारे तप बल और तुम्हारी तमन्ना के आगे उसको निकलना पड़ गया। आप देखो 4:30 बजे हो, क्या मेरी घड़ी गलत हो रही है? 4:30 बजे है। ये पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये प्यार करने वालों की भीड़ है। और ये भीड़ नहीं है, ये देश के प्रदेश के मालिक हैं। बस मैं इनसे कह रहा हूं, जैसे आप लोग अपने भाई को प्यार करते हो वैसे ताकत भी देने का काम करो।
और फिर आप देखना कि नई आजादी आएगी, एक नया सवेरा निकलेगा। वो आजादी जिसके बाद देखो ये हमारा छोटा भाई बड़ा उत्सुक हो रहा है, बार बार खड़ा हो कहता है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरा भी लक्ष्य यही है कि देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जिनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा उन्हीं की विचारधारा आगे बढ़ेगी और उन्हीं के लोग तरक्की करेंगे। और क्योंकि हम समानता को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर कमजोर वर्ग के लोगों में उनके महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोगों के हाथ में रह जाएगा, तभी ये देश खुशहाली की तरफ जाएगा। तो प्रधानमंत्री कहने से नहीं बनता, उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। 10 साल का वादा करके मैं निकला हूं कि 10 साल से ज्यादा समय नहीं लूंगा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अपना। 10 साल, और 10 साल जब तक हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तब तक चैन से सोएंगे भी नहीं हम लोग। इस अच्छी तमन्ना के साथ काम करेंगे। बस आखिरी अनुरोध ये है कि जब तक बहनों का सम्मान हो, भाइयों का, तब तक आप लोग अनुशासन में रहना। और समय बदला बहुत। आप देखो कभी हमें पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ता था, आज मेरे साथी मुझे बिस्लेरी से पानी पिला रहे हैं। समय तो बदला है ना। कभी हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, आज मकानों में रह रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा कि जब आप इस देश में ताकतवर होके हर गरीब की आवाज बनने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं। हमारे यहां कहा जाता है कहावत के तौर पे कि अजमाए हुए को बार बार आजमाना नहीं चाहिए। जिनको आपने ताकत दी वो सारी ताकत के बाद, आपकी वोट के बाद भी सत्ता में नहीं आ पाए। एक बार आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ संगठित हो जाओ। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बार आप इस आंदोलन से जुड़ जाओ, फिर आप देखना कैसे भारत विश्व गुरु बनता है, कैसे भारत अखंड भारत बनता है, कैसे भारत जो है दोबारा सोने की चिड़िया बनता है, कैसे भारत सम्राट अशोक का देश बनता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जब तक प्रोग्राम में सम्मान समारोह खत्म ना, आप अनुशासन में रह के बैठे रहना। पुणे में भी आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। यहां के पुलिस और प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं। इशारों में बस उनसे कह रहा हूं, समय समय की बात। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे होती थी, आज उनकी सरकार। ये तो लोकतंत्र है, जनता तय करती है कि ताकतवर कौन होगा। जिस दिन ये तय कर लेंगे उस दिन आप जो ये देखना कि आज जो लोग इस मंच पे खड़े हैं वो दिल्ली की गद्दी में बैठे होंगे। ये समय बदलता रहता है, लोकतंत्र है। वही बीजेपी जिसका टिकट नहीं लेता था 2012 से पहले कोई, वो आज उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में है। हमारे लोग मेहनत करेंगे और जो आज आपने हमारी वैल्यू लगाई उसका बदला आपने काम करके सत्ता में आते लेंगे। जो चोट आपने आज इनके मान सम्मान को पहुंचाई, वो नगर पंचायत के चुनाव में वोट लेके ये जो है अपनी ताकत दिखाने का काम जो है मुरादाबाद में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर। भारतीय संविधान जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम वो सम्मान समारोह जिसके लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह गए हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैं एक शेर कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये दीदावर पैदा हो गया है, अब हमें और आपको इनके साथ गांधी से कहना मिलाकर आगे चलना है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं उस लिस्ट में उन लोगों का नाम लूंगा जिन्हें आप मेधावी छात्र के रूप में सम्मानित करेंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी, आपका
आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहन है जिसका नाम है अनुप्रिया। अनुप्रिया एक बहन है, चंद्रशेखर आजाद जी, इसके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाइड किया है और ग्राम सोलखपुर की है और कोई कोचिंग नहीं किया आज तक, कोई कोचिंग नहीं किया आज तक बड़े भाई लोगों ने, और नीट क्वालिफाई किया पहले अटेम्प्ट में। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ताली बजा दीजिए इस बच्ची के लिए। अनुप्रिया नाम है इसका, सोलखपुर का नाम, बिलारी क्षेत्र का नाम इस बच्ची ने रोशन किया है। अब मैं आवाज दे रहा हूं विक्रम सिंह, अश्वनी सिंह, शक्तिमान, अरुण कुमार, ऋषभ, प्रिंस कुमार, कंचन कुमारी, आकांक्षा सिंह, प्रिंस कुमार और दीपेश कुमार, ये सभी आए और इनको भैया मेधावी छात्र के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत करके ये छात्र अपनी इस सफलता पर भैया पहुंचे हैं। आपके हाथों से आगे सम्मान पाकर गदगद भी हुए होंगे और यकीनन आपका मन भी बहुत प्रसन्न हो रहा होगा ऐसे बच्चों को सम्मानित करके, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल की धरोहर है, इतिहास है भारत की, और हमारे आने वाले कल की ये तारीफ लिखेंगे और हो सकता है कि कल कोई डीएम, एसडीएम, सीओ, कोतवाल, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कल इनमें से कोई भी हो सकता है इन मेधावी छात्रों में। ये विक्रम, अश्वनी, शक्तिमान, अरुण कुमार, ऋषभ, प्रिंस कुमार, कंचन कुमारी, आकांक्षा सिंह, प्रिंस कुमार और दीपेश कुमार, ये 10 नाम हमने दिए हैं। और नीट की जो बच्ची है वो क्वालिफाइड, जिसे आपने अभी सम्मानित किया है, उसको आप सम्मानित पहले से ही कर चुके हैं। तो भैया ने इसके उपरांत भीम आर्मी पाठशाला का भी भैया को उद्घाटन करना है और उसका शिलान्यास का पत्थर या उसका बैनर हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में भीम आर्मी की पाठशाला शुरू होंगी जहां पर बच्चे एजुकेशन ले सकेंगे, शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, वो भी निःशुल्क। भैया ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करके इस मुहिम को चलाया है। आप लोग इस मुहिम के लिए एक बार तालियां बजा दें भीम आर्मी पाठशाला के लिए। अमित जी से भीम आर्मी पाठशाला का भैया अपने बच्चों को सम्मानित कर दिया। भीम आर्मी पाठशाला में जो लोग हैं, जो पाठशाला वाले बच्चे हैं, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 गली गली में शोर है। बस आगे भैया। भीम आर्मी पाठशाला में जो लोग पहल कर रहे हैं उनको हम लोग बस्ते और किताबें जो है वो आपके हाथों से देना चाहते हैं। बच्चों को बुलवाओ, भैया जल्दी बुलवाओ। भीम आर्मी पाठशाला की माता जी बहुत समय से ही चाह रही थी कि उनकी मुलाकात किसी सूरत से चंद्रशेखर भाई से करा दी जाए। बहुत उत्सुकता थी उनके मन में। भैया ने गले लगाया है, उनको माता जी का आशीर्वाद दिया है और अपने साथ बिठाया है। और बहुत जब से आई थी, जब से ये साथियों से कह रही थी कि हमें भैया से मिलना है। ये भीम आर्मी पाठशाला की जो पुस्तकें हैं वो वितरण की जा रही है। भीम आर्मी पाठशाला का उद्घाटन कर दिया गया है और ये उससे जुड़ी किताबें, कॉपियां उन बच्चों को दी जा रही है जो एजुकेशन हासिल करेंगे उन पाठशालाओं में। और बड़े पैमाने पर भीम आर्मी पाठशाला को खोलने का प्रयास जारी रहेगा। हरिद्वार मंडल में विनीत कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर भी भीम आर्मी पाठशालाओं का जो है वो कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और उसी से संबंधित इन बच्चों को ये भीम आर्मी पाठशाला से जुड़ी पुस्तकें, किताबें और किट बैग जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए वो सब चीजें मुहैया है जिससे उनकी शिक्षा का विकास होगा, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।
ये सम्मान समारोह पूर्व से ही निर्धारित था। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आज गिलानी तशरीफ लाए हैं और उनके वक्तव्यों से यकीनन आप लोगों को दिल में जोश हुआ होगा। और वो एक शेर है कि हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। ऐसी बातें कहीं ना कहीं भैया के वक्तव्यों में हम लोगों को सुनने को मिली। जो साथी अपने गांव में पाठशाला खोलेंगे उनके लिए हम लोग हर 3 या 6 महीने में सम्मान समारोह कराएंगे और जो अच्छी पाठशाला चलाएगा उसके गांव को सम्मानित करने के लिए मैं खुद आऊंगा। जो इनके यहाँ अच्छी पाठशाला चलेगी अब वो पाठशाला की लगातार मॉनिटरिंग होगी तो जिन गांव में अच्छी पाठशाला चलेगी जो टीम चलाएगी उनको सम्मानित करने के लिए हम स्वयं जो है अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे और निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे। यहीं की रिपोर्ट पे नहीं मानेंगे, अपने आप आकर निरीक्षण करके देखेंगे कि आप पाठशाला में क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ पहुंचे सभी साथियों को मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। याद रखो इतिहास जो है बहादुरों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं लिखा जाता। और इतिहास आपको याद रखे इसमें ऐसा काम करके जाओ। अभी पूरी उम्मीद भीमार में आजाद समाज पार्टी पे तो मेहनत करो, लोगों का दिल जीतो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नंबर है? सिकंदर बोलते से कहूंगा कि वो समापन की घोषणा करें। ये आएंगे, ठीक है, ये आएंगे गाँव में मिलना। भैया पीछे यार